माय व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए दिसंबर माह का प्रश्नोत्तरी आया हुआ है फिजिक्स के लिए, जिसको मैं आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए और उन बच्चों के लिए जो खासकर दूरस्थ अंचल में रहते हैं या जिनके पास बुक की व्यवस्था नहीं है या परिस्थिति जन्य जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन के लिए उन प्रश्नों के मार्गदर्शक आंसर लाया है मैंने, जिसमें किसी प्रकार का धनुष्पार्जन या अन्य कोई सिस्टम मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस मार्गदर्शन उत्तर को देखकर, समझकर अच्छे से असाइनमेंट के उत्तर बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से आप बनाने का प्रयास कीजिए और यह सिर्फ एक मार्गदर्शन होगा जिसको समझना है आपको बस। चलिए, मैं उन उत्तरों पर चलता हूं और उसको बताने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न है, पार्श्विक स्थापन किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। परिभाषा को परिभाषित कर दीजिए पहले, फिर सूत्र में साइड हेडिंग करके आप पहले डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर आर एल जिसको मैंने नॉमिनेट किया है डी से, वही पार्श्विक विस्थापन है। चलिए, उसके बाद इस चित्र का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के बाद हम फार्मूला में चलेंगे तो सबसे पहले त्रिभुजों को लेकर इस पर काम करते हैं और इस तरह से मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। आप आसानी से इसको समझकर अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा और यह निकलेगा हमारा क्या, पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक। चलिए, इसके बाद इस तरह से हमारा पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक निकलेगा। दूसरा प्रश्न हमको मिला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए तथा क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। परिभाषा इस तरह से है। परिभाषा के बाद अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, डायग्राम। अब उसके बाद डायग्राम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और स्नेल के नियम से आगे बढ़ते हुए इस तरह से हम काम करेंगे और इसी को व्यापक रूप में लिखें तो इस तरह से हमको निकलता है μ = 1/sin IC, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का व्यंजक होता है। तीसरा प्रश्न हमको मिला है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। दो माध्यमों को पृथक करने वाले गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख बनाइए। किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बीम की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, माध्यम का अपवर्तनांक μ1 μ2, वक्रता त्रिज्या r में संबंध कौन सा, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r में संबंध ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन को बता देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का किरण आरेख आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने उत्तल गोली पृष्ठ का बनाया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर अवतल गोली पृष्ठ का भी बना सकते हैं। चलिए, उसके बाद है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, माध्यम के अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह संबंध हमको लाना है। इस संबंध को लाने के लिए मैंने गोली उत्तल पृष्ठ का उपयोग किया है, जिसका चित्र इस तरह से बनेगा। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इस गोली उत्तल पृष्ठ पर ही काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चित्र का डिस्क्रिप्शन होगा। इस तरह से स्नेल के नियम से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर चित्र नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसी आधार पर काम करते चलेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पर आगे काम कर सकते हैं। ज्यामिति से पुनः हम काम किए और मान रखने पर हमें इस तरह से सूत्र मिलेगा। समीकरण 5
जिसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्र त्रिज्याओं को रखेंगे। और यह होगा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जा रही है। इसके पश्चात हमें जो सूत्र सिद्ध करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, वायु के स्थान पर एक माध्यम लेंगे जिसका अपवर्तनांक μ1 होगा और दूसरा माध्यम μ2 अपवर्तनांक का होगा। और उस स्थिति में μ = हम रखेंगे 1 μ2 = μ2/μ1 और इस मान को समीकरण 4 में रखने पर हमें इस तरह से संपूर्ण व्यंजक प्राप्त हो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरा प्रश्न में। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें कुंडली में से प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्धारित कीजिए। चलिए नामांकित चित्र प्रत्यावर्ती धारा डायनामो या जनरेटर का है या जनित्र का है। इसे आपको दोनों चित्र को बनाने हैं और बहुत सावधानी से बनाने हैं। चलिए उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निर्मित करने के लिए पुनः सैद्धांतिक चित्र बनाएंगे और सैद्धांतिक चित्र बनाने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इस तरह से और चुंबकीय फ्लक्स की गणना करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की गणना समीकरण 1 प्राप्त होगा। उसके बाद फैराडे के नियम से हम इस तरह से काम करेंगे इस पर और उस पर चुंबकीय फ्लक्स का मान रखकर हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं किसकी, विद्युत वाहक बल की। चलिए अब आते हैं, हमको उसी में मिला है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए में ए खंड में मैंने रखा है प्रथम भाग को, बी खंड में रखा है द्वितीय भाग को और सी खंड में सुमेलित सही उत्तर को रखा है। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए 1/√LC होगा सही उत्तर। गुणवत्ता गुणांक के लिए ω/L/R होगा। प्रत्यावर्ती धारा के लिए I0 sin ωt होगा सही उत्तर और प्रतिबाधा के लिए होगा √R² + XL - XC का होल स्क्वायर होगा। अब आता है उसके बाद चौथा प्रश्न है, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है, क्यों? तो उसका उत्तर ये बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत है जिसका उत्तर आपको अपने समझ से देना है और मैंने भी अपने समझ से उत्तर देने का प्रयास किया है। आप इसे समझकर अपने तर्क के आधार पर भी उत्तर दे सकते हैं। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का भाग ओजोन परत कहलाता है। इसमें अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन विद्यमान होता है। यह परत सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह पराबैंगनी किरणें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के साथ साथ मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। इस प्रकार ओजोन परत सुरक्षा कवच का कार्य करती है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक है। चलिए इसी में एक प्रश्न है, गणितीय प्रश्न है, एक रेडियो 10 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंग बैंड क्या होगा? तो इसको आप दिए मेरे सॉल्यूशन के आधार मानकर हल कर सकते हैं और आप समझकर भी इसको हल कर सकते हैं। दोनों बैंडों के लिए पहले तरंग दैर्घ्य गणना करेंगे और फिर दोनों का अंतर यहाँ पर निकाल देंगे जो होता है 10 मीटर का होता है। एक्स किरणों के दो उपयोग। एक्स किरणों के दो उपयोग देखें, एक्स किरणों के बहुत सारे उपयोग है, उनमें से मैंने 4 उपयोग यहाँ पर लिखा है। आपको तो 2 ही लिखना है, मैंने कहा है सिर्फ एक मार्गदर्शन है इसलिए यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पर उपयोग लिखने का प्रयास किया है। फिर भी आप अपने मन से या अपने टेक्स्ट बुक से भी बहुत सारे उपयोग में से जो आपको उचित लगे वो 2 उपयोग ही आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में, कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में, जासूसी क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद है 5वें का प्रश्न है, परावर्तक दूरदर्शी हम इसके लाभ। वह दूरदर्शी जिसमें अप्रतिशक के रूप में परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है उसे हम परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इस दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब तीव्रता में अधिक और स्पष्ट होता है और इसी आधार पर इसके लाभ हमने लिया है। इसकी लंबाई अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में कम होती है और लेंस की तुलना में बड़े व्यास के दर्पण आसानी से हम बना सकते हैं। उसके बाद है, किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा क्षय को समझाइए। कोई 2 कहा गया है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास बहुत सारे होते हैं जिसमें से 2 को मैंने भी बताया है। जैसे पहला लिया है ताम्र ह्रास। तांबे की बनी कुंडली का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसे ही ताम्र ह्रास या ताम्र क्षय कहते हैं। दूसरा मैंने लिया है चुंबकीय फ्लक्स क्षय। प्राथमिक कुंडली से संबद्ध समस्त फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से संबंध नहीं होता
और कुछ फ्लक्स का क्षरण हो वायु में हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षय या ह्रास कहते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा और ह्रास हैं, लौह ह्रास भी है, चुंबकीय शैथिल्य भी है, उनमें से भी आप लिख सकते हैं। यह एक मार्गदर्शन के रूप में आपके पास मैंने प्रश्नों के उत्तर दिया था। आप अपने दृष्टिकोण से भी प्रश्नों के उत्तर आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ओके।